यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है 321 ND। बच्चों आपका पूर्णांक 100 अंकों का होगा और आपका जो परीक्षा में समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो बच्चों सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में बच्चों 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं। बच्चों उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों पूरा पेपर हम यहाँ उत्तर के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम खंड का की तरफ जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी। हड़प्पा सभ्यता जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज दयाराम साहनी ने कब की थी बच्चों? 1921, 1922, 1924, 1925। तो आपका का वाला सही हो जाएगा बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो बच्चों फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, काला विधेयक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, शिक्षा बिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट को हम काला विधेयक के रूप में जानते हैं और ये काला विधेयक ही था जिसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? गांधी जी और नेहरू, शौकत अली और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे भाई शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो जो है सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन हुआ था बच्चों 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। 10वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था सूफी संप्रदाय में, सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन। फिर आ जाइए छठा प्रश्न है बच्चों, 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बंट गया? तो 16वीं शताब्दी में बच्चों बहमनी राज्य जो है 5 रियासतों में बटा था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों आ जाइए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, का वाला सही हो जाएगा आपका। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो कमेंट करके बताएंगे बच्चों जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? फिर बच्चों आ जाइए, यहाँ पे हम आ जाएंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, खा वाला सही हो जाएगा। फिर बच्चों हम यहाँ पे 10वां प्रश्न देखेंगे, वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 17 जून 1941 को, 17 जुलाई 1942 को, 14 जून 1941 को, 14 जुलाई 1942 को, 14 मई 1950 को, 14 अप्रैल 1945 को। तो वर्धा प्रस्ताव जो है बच्चों वो आपका 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था, खा वाला आपका सही हो जाएगा। फिर बच्चों आ जाइए, खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना होता है। तो गा वाला प्रश्न है बच्चों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया से था। कालीबंगा का अर्थ जो है काली चूड़िया से था। मेगास्थनीज कौन था बच्चों? तो मेगास्थनीज एक यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
इसने अपने भारत यात्रा विवरण को इंडिका नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था बच्चों। 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वैदिक काल में राजतंत्र आत्मक प्रणाली प्रचलित थे। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत होता था, किंतु जनता उसे हटा सकते थे। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का राजा होता था। 14वां प्रश्न है बच्चों, हर्षचरित का लेखक कौन था? तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र बच्चों इसमें। और बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना भी है। ठीक है, तो हर्षचरित जो है का लेखक कौन था? बाणभट्ट था। ठीक है, फिर आ जाएंगे 15वां प्रश्न है बच्चों, हम्पी का खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कलीन मैकेंजी ने की थी। ठीक है, फिर 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो खंड गा के अंतर्गत आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, और इसका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना होता है। और यहाँ पे जो बच्चों प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे जो होगा वो 5 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया, है ना? भारत का संविधान जो है बच्चों 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि 26 जनवरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐतिहासिक दिन था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिन को महत्व देने के लिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। फिर बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे आपका 17वां प्रश्न है, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। हड़प्पावासी मातृ देवी यानी मातृशक्ति की पूजा करते थे, जिससे प्रजनन और उर्वरता की अवधारणा जुड़ी थी। पशुपति शिव जैसी एक पुरुष देवता की मोहरें मिली हैं जो शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत देती हैं। लोग वृक्ष, पशु, विशेष रूप से बैल और हाथी, नाग, जल एवं अग्नि की पूजा करते थे। अनेक मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे देवता और पवित्र प्रतीकों के चिन्ह भी मिले हैं। मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले, जिससे संकेत मिलता है कि पूजा व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से होती थी। हड़प्पा धर्म बाद की हिंदू परंपराओं को प्रभावित कर सकता है। फिर आ जाइए बच्चों 18वां प्रश्न है कि अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अल बिरूनी 1973 से 1048 ईस्वी तक रहा, और यह एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और यात्री थे। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। इन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत यात्रा की और भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। वे संस्कृत भाषा से परिचित थे और उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अल बिरूनी तुलनात्मक अध्ययन के जनक माने जाते हैं और उन्होंने भारत तथा इस्लामी दुनिया के ज्ञान का आदान प्रदान किया। फिर बच्चों यहाँ पे 19वां प्रश्न हम ये देखेंगे, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, मानवता की सेवा, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मशुद्धि शामिल है। सूफी संत बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को अधिक महत्व देते थे। वे गुरु शिष्य परंपरा यानी कि पीर मुरीद में विश्वास रखते थे और ध्यान, संगीत तथा नृत्य के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। सूफी संतों ने धार्मिक एकता और समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया। प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी है। फिर बच्चों हम यहाँ पे 20वां प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पद यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागृति का प्रतीक बना और पूरे देश में सत्याग्रह शुरू हुई। हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। अंततः 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक मोड़ था। फिर बच्चों 21वां प्रश्न है, अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के जीवन और शासन पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। यह 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड मुगल वंश और अकबर के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। दूसरा खंड उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और नीतियों पर केंद्रित है और तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रभावशाली शासन प्रणाली को दर्शाता है और मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। खंड घा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 22वां प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन प्राचीन भारत का सर्वाधिक सुदृढ़, संगठित एवं केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र माना जाता है। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय प्रशासन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के विवरणों में मिलता है। मौर्य शासन का स्वरूप केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित था। सम्राट राज्य की सर्वोच्च सत्ता होता था, किंतु वह मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता और निष्ठा के आधार पर की जाती थी। प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनेक विभागों का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें भक्ति या प्रांत कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कुमार या आर्यपुत्र होता था। प्रांतों के अंतर्गत विषय, जनपद और ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जहां ग्रामिक और ग्राम सभा कार्य करती थी। मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। भूमि पर प्रमुख आय का स्रोत था, जो सामान्यतया उपज का 1/4 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त व्यापार पर सीमा शुल्क और जुर्माने भी लिए जाते थे। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। दंड व्यवस्था कठोर थी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत प्रभावी थी, जो प्रशासन की रीढ़ मानी जाती थी। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन अनुशासन, नियंत्रण और लोक कल्याण पर आधारित एक आदर्श शासन प्रणाली था। फिर अथवा में जो बच्चों प्रश्न आया, भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करेंगे बच्चों। 10 नंबर का ये आएगा आपका परीक्षा में। 23वां प्रश्न है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। यह आपका 10 नंबर का प्रश्न ये भी है। इसके साथ अथवा में पूछा गया है कि कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय का हमने लिख रखा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा है। वे तलुव वंश के शासक थे और उनके समय में विजयनगर साम्राज्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। कृष्णदेव राय एक महान विजेता थे। उन्होंने बहमनी सुल्तानों, उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के शक्तियों को पराजित कर विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। रायचूर दोआब पर विजय उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है। उनकी सैन्य नीति संगठित और प्रभावशाली थी। वे एक कुशल प्रशासक भी थे। शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और प्रजा के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। कर व्यवस्था न्याय संगत थी, जिससे जनता संतुष्ट रहती थी। कृष्णदेव राय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। वे स्वयं भी विद्वान थे और उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ये ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की।
उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण और स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। धार्मिक दृष्टि वे सहिष्णु शासक थे। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखते थे। इस प्रकार कृष्णदेव राय एक महान शासक, कुशल प्रशासक, वीर योद्धा और कला साहित्य के संरक्षक थे, जिनका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। फिर बच्चों, जो आपका 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और इसके साथ ऑप्शन में पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो यहाँ पे उत्तर दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और व्यापक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बच्चों मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था। गांधी जी ने इस अवसर पर करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जिसने जनता में अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स मिशन की असफलता तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थीं। भारत को बिना भारतीयों की सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे असंतोष बढ़ा। कांग्रेस ने महसूस किया कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। आंदोलन के प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से फैल गया। विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। जगह जगह हड़तालें हुई, रेल लाइनें उखाड़ी गईं, तार व्यवस्था भंग की गई और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी स्थापित हुई, जैसे बलिया और तामलुक और सतार। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई। गोलीबारी, लाठीचार्ज और व्यापक गिरफ्तारियां की, जिससे अनेक लोग शहीद हुए। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करेगी। यह आंदोलन 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाला निर्णायक कदम सिद्ध हुआ। फिर बच्चों, खंड अंगा में हम देखेंगे जो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 तिथियाँ आएंगी, 10 तिथियों को आपको बताना होगा। जैसे कि 321 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना की गई। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिससे ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बढ़ा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1947 ईस्वी में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां थी, इनको याद कर लीजिए। 26वां प्रश्न जो बच्चों है वो आपका भारत के रेखा मानचित्र पर आधारित है और निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के 1+1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो सही नाम लिखने के 1 और सही दर्शाने के 1, यानी 2 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों है कि वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था, तो आपको बच्चों अलवार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान कहाँ है? अमृतसर है। यह आपको मैप में लिख करके दर्शाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज में है बच्चों। और मगध की राजधानी राजगृह है। तो इन पांचों को आपको भारत के मैप में दर्शाना भी है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।